Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our CSS Pakistan Affairs series. We are discussing the British colonial era and the subcontinent, and we have discussed some like British movements जो British era में हुई, उसके अलावा हमने डिस्कस किए हैं जो इंडियन जो आप कहते हैं कि आर्य समाज जैसी मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट जो लोकली हो रही थी इंडिया में, ताकि वो ब्रिटिश राज से निकल सकें। और उसी के दौरान फिर आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी और जो जितने भी मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। और अभी तक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि कैसे हम पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ जाएंगे, कैसे हम टू नेशन थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल स्नैरियो है जिसमें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और डिफरेंट रिफॉर्म्स आते हैं, मॉन्टेग कैम्पफॉर्म रिफॉर्म्स आते हैं। हमने खिलाफत मूवमेंट डिस्कस करेंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अगर हम देखें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो वो थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये बेसिकली मुसलमानों ने कहा कि हमारी सिर्फ 16 सीट्स हैं, तो हमें 60 सीट्स चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर मुस्लिम्स, और हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि मुसलमानों की अलहदा से सीट्स हों, जैसे माइनॉरिटीज की सीट्स होती हैं, तो हम उन पे इस तरह तो हम हमेशा हिंदू रूल के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि हम मेजॉरिटी नहीं है, हम माइनॉरिटी हैं, तो हमारे तो कोई राइट्स ही नहीं होंगे। इसी तरह जो मुस्लिम्स हैं उनको एज अ सेपरेट नेशन माना गया। सेपरेट इलेक्टोरेट लेने का मतलब यही है ना कि एक सेपरेट नेशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, और यहाँ से हिंदू मुस्लिम डिसयूनाइट हो गया। इसी तरह जो एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के बाद 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद, वो है लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ। बेसिकली जो लखनऊ पैक्ट है, इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत ही आप कह दें कि इम्पोर्टेंट पैक्ट कहा जाता है, और ये कायदे आजम के बहुत ज्यादा एफर्ट्स की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों कम्युनिटीज के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहता हूँ। ये एक पहला पैक्ट है जिसने इस फैक्ट को टेस्टिफाई किया कि मुस्लिम वर विलिंग टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर कम्युनिटीज इन इंडिया। अब आप ये चीज एनालाइज करें कि ये जो पूरा स्नैरियो है, इसमें मुस्लिम लीडर्स ये कोशिश कर रहे थे कि जो मुसलमान हैं उनको उनके राइट्स दिलाए जाएं, उनको इतनी सप्रेस्ड और सब्जुगेटेड माइनॉरिटीज के तौर पे ना रहने दिया जाए। ये कहीं भी कोशिश नहीं हो रही थी कि हम बिल्कुल इंडिया को ब्रेक डाउन कर दें, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर है, तो हम यही चाहते थे कि इंडिया खुद को खुद रूल करे, बल्कि ब्रिटिश रूल के अंडर ना रहे। लेकिन इसमें अभी तक ऐसा कोई पाकिस्तान मूवमेंट की बात नहीं हुई, अभी तक यूनिटी की ही बात हो रही है। इसी वजह से कायदे आज़म की बहुत मेहनत के बाद लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ, और बेसिकली इसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लीग है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहती है सब लोगों की भलाई के लिए। इस जो पैक्ट है, इसमें पहली दफा रिकॉग्नाइज किया गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक सेपरेट नेशन है। पॉलिटिकली लीगली इस चीज को माना गया, क्योंकि जो पैक्ट होता है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, सेम पार्टी के दरमियान तो नहीं होता, तो ये दो कौमों के दरमियान पैक्ट हुआ। अब ये जो पैक्ट था, ये खिलाफत मूवमेंट जब खत्म हुई थी तब ये पैक्ट भी टूट गया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट ने, मुसलमानों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कांग्रेस से, गवर्नमेंट से, कि वो सपोर्ट करें मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने नहीं सपोर्ट किया। जैसे खिलाफत खत्म हुई, खिलाफत मूवमेंट खत्म हुई, तो ये लखनऊ पैक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन लखनऊ पैक्ट 1916 के बाद कायदे आजम को माना गया था एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइटल है जो कायदे आजम को मिला, और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट के अगर हम सैलिएंट फीचर्स की बात करें, तो इसमें यह था कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल अ कम्युनिटी डिमांड ज्वाइन इलेक्टोरेट्स। इसके अलावा वेटेज का सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा कहा गया कि जो मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 150 तक बढ़ा दिए जाएंगे। कोई भी ऐसा बिल जिसमें एक कम्युनिटी का जिक्र होगा वो पास नहीं होगा जब तक कि 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल अपोज दैट बिल। अगर कोई भी बिल किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ है, उस कम्युनिटी के 3/4 लोग उसको निगेट करें, तो वो बिल पास नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी टर्म 5 साल होगी, और इन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करेगी, इंडियन फंड्स नहीं पे करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से हम सेपरेट करेंगे। सो बेसिकली दीज वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, और ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें मुसलमानों को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया। लेकिन मोहम्मद अली जौहर और जो इलामा इकबाल हैं उन्हें ये डील नहीं पसंद आई थी, वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये वाला पैक्ट हो, क्योंकि इसमें उनकी कहीं ना कहीं कोई दूरअंदेशी थी। सो बेसिकली लखनऊ पैक्ट के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं वो हुए हैं मॉन्टेग कैम्पफॉर्म रिफॉर्म्स, और ये भी मुसलमानों की डिमांड पे हुए हैं। इसके सैलिएंट फीचर्स अगर हम डिस्कस करें तो इसमें मुसलमानों ने कहा कि हमें बाई कैमरल स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। आपको पता है यूनिक कैमरल स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट का एक बाई कैमरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री निजाम की तरह होता है। इन्होंने कहा कि हमें 145 सीट्स चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। इन्होंने कहा कि हमें अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, और इन्होंने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नर जनरल के अंडर होगी।
मुसलमानों के लीडर्स की कोशिश थी कि वो वाइसराय से मिलें और ये मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आगे तक पहुंचाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, ताकि उनकी बात सुनी जाए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट अंदर आई है वो है खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली देखिए, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक रही। अब खिलाफत मूवमेंट का स्नैरियो ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर और जो रशिया थे यूनाइटेड होकर जब लड़ रहे थे तो ये लोग हार गए थे, और इसकी वजह से अब क्या हो रहा था कि अब ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था, खिलाफत ख़त्म हो रही थी। तो बेसिकली मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने एक पैन इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट की। बेसिकली इसका मकसद यही था कि वो जो ऑटोमन खलीफेट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि मुसलमान ऑटोमन खलीफेट को एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी देखते थे, एज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देखते थे। तो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, दे थॉट कि दे शुड टॉक टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे शुड टॉक टू द ब्रिटिश, लाइक जो भी वाइसराय हैं उनको प्रेशराइज करें कि वो उनको सपोर्ट करें। मतलब उनको ये लगता था कि शायद वो उनको सपोर्ट करें। तो बेसिकली जो कैलीफेट है वो बहुत इंडेंजर्ड हो गई थी बाय द इटालियन अटैक्स जो कि 1911 में हुए थे, और जो बाल्कन वॉर्स 1912 और 1913 में हुई थी। तो जो एम्पायर की डिफीट हुई जो वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक रही, तो अब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल टूटने के उस पे आ चुके। तो मुसलमानों को ये लगता था कि अगर कैलिफेट टूट गई तो हमारी जितनी भी इतने सालों से जो एक डेकेड से हमारी एक जो कैलिफेट चल रही है, खिलाफत चल रही है, खिलाफत उस्मानिया चल रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इससे मुसलमानों को लगता था कि उन्हें बहुत लॉस होगा। फिर जब ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई 1920 में, तो मुसलमानों का ये जो डर था ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया। उन्होंने कहा कि ये पूरा एम्पायर टूट जाएगा, एम्पायर टूटना, उसके हिस्से बटने शुरू हो गए, और जितनी भी नॉन टर्किश रीजन्स थे उनको एम्पायर से ख़त्म कर दिया गया, ऑटोमन एम्पायर से। मुसलमानों की बिल्कुल कोई मदद नहीं की गई, और यहाँ तक कि जो टर्किश जगह थी वहाँ की बहुत ज़्यादा प्लेसेस जो है वो ग्रीस और अदर जो नॉन मुस्लिम पावर्स थी उनमें डिवाइड कर दी गई। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्च की थी मौलाना शौकत अली ने। इसके अलावा इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईसुल मुहाजिरीन बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की। गांधी ने भी ये मूवमेंट ज्वाइन की, लेकिन उसकी जो मेथड था वो था नॉन कॉपरेशन एंड नॉन वायलेंस। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था दारुल हर्ब। अगर मैं स्पेसिफिकली इसको बताऊं तो मतलब कि ऐसी स्टेट जो कि किसी गैर मुस्लिम के पास है और मुसलमानों को वहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो जो मुस्लिम उलमा होते हैं वो उसको दारुल हर्ब डिक्लेयर कर देते हैं कि ये दुश्मन की जगह है। तो जब दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर मुसलमानों पर लाजिम हो जाता है वो उस जगह से हिजरत कर लें और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जो रूलर है वो मुसलमान हो, जो स्टेट है वो मुस्लिम हो, ताकि मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। तो जो मुसलमान थे उनके पास सबसे जो करीब तरीन इलाका था वो अफगानिस्तानी था, वो वहाँ पे माइग्रेट करना शुरू हो गया, लेकिन वहाँ से उनको वहाँ पे पनाह नहीं मिली, उनको एट द एंड वापस ही आना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम पे जब ये मूवमेंट के चलते चलते बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट हो गई मालाबार में, गांधी ने जब देखा कि ये वायलेंस में टर्न हो रही है तो उसने अपने आप को इस यहाँ से सेपरेट कर लिया। बेसिकली ये 1922 में हुआ। उसके बाद गांधी को अरेस्ट कर लिया गया ताकि खिलाफत मूवमेंट को वीक कर दिया जाए। उसी वक्त फिर वहाँ पे उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को गवर्नमेंट दे दी, खिलाफत बिल्कुल ख़त्म हो गई टर्की में। जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे उन्होंने खिलाफत का बिल्कुल खात्मा कर दिया 1924 में, उन्होंने मॉडर्न और सेकुलर टर्की की बुनियाद रखी और बेसिकली इस तरह क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट एंड हो गई। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो बेसिकली ये मिसमैच था टर्किश और इंडियन प्रेफरेंसेस का। मतलब हम जो हैं वो एज अ मुसलमान टर्किश प्रेफरेंसेस को देख रहे थे, लेकिन एज एन इंडियन ये यूनाइटेड इंडिया में रहते हैं हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारी यहाँ पे बात नहीं सुनी जाएगी, हम क्योंकि हम मुस्लिम एज अ मेजॉरिटी भी नहीं है। आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट से पहले जो सबसे बड़ा पैक्ट हुआ था वो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई थी, उनको एज अ नेशन यूनाइट किया गया था। लेकिन इस मूवमेंट के बाद पता चला कि जो हिंदूज के इंटरेस्ट हैं, जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, सो दे कांट बी यूनाइटेड टुगेदर। और जो टू नेशन थ्योरी थी वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गई। और इसी तरह जब गांधी ने इसमें कोऑपरेट नहीं किया तो ये भी पता चल गया कि जो गांधी है वो हिंदूज के लीडर्स हैं, मुसलमानों के लीडर्स नहीं है। तो फिर वो जो कायदे आज़म का ख्वाब था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मुसलमानों की डिमांड ये थी कि जो कैलिफ सुल्तान है उनको दोबारा से उनको सफिशिएंट टेरिटरीज दी जाए ताकि खिलाफत चल सके। और उन्होंने कहा कि जितने भी जो जगह हैं जितने जजीरतुल अरब में, जिसमें अरब, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के अंडर हैं क्योंकि ये यहाँ पे इस्लाम आया था, इसे जजीरतुल अरब कहते हैं, ये हमारा है। लेकिन ये बात नहीं मानी गई।
इसी वजह से फिर मुसलमानों ने जो अक्टूबर 17 1919, कीप इन माइंड द डेट के 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और इसी तरह उन्होंने 19 मार्च 1920 को भी खिलाफत डे ऑब्जर्व किया। उसी तरह 1919 में जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी वो ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में, और इसमें जो खिलाफत का मैनिफेस्टो था वो भी पब्लिश किया गया। लोगों को बताया गया कि हमें खिलाफत को प्रोटेक्ट करना है। इससे अच्छी खासी मुसलमान यूनाइट भी हुए, लेकिन आगे उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे उनका जो पूरा एक ईमान था कि इस मुल्क में हमारे भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमारी जो इंटरेस्ट है उनको भी सेफ गार्ड हुआ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पता चल गया कि जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके एज अ मुस्लिम इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे कभी भी सेफ गार्ड नहीं होंगे। गांधी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसमें उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं, जितने भी टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो हम खत्म कर देते हैं। तो मुसलमानों ने ऐसा ही किया, मुसलमानों ने बाइकआउट कर दिया सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, सारे गवर्नमेंट ऑफिस का, टैक्सेस देने से इनकार कर दिया गया। ये बेसिकली एक मूवमेंट, एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें हमने जो सारा हमारा जो था वो एक रिलीजियस कॉन्शियसनेस के था, हमारे अंदर एक जज्बा जगा कि एज अ मुस्लिम हम यूनाइटेड हैं। इसका फिर इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मुसलमान थे उनको पता चला, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा यूनाइट होके, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका एक लिंक है जो उन्हें एक दूसरे से यूनाइट करता है। ये ओनली मूवमेंट थी ब्रिटिश इंडिया में जिसका कोई भी डायरेक्ट कंसर्न नहीं था विद द अफेयर्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ये बेसिकली कैलिफेट के लिए ही थी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इंडियन मुस्लिम्स की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली इनफैक्ट इट सुपर हेडेड द पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है, इट लीड टू द पाकिस्तान मूवमेंट। इसी तरह जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना जो उनका एक रिसाला है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कॉमरेड कहते हैं, और उर्दू में उसका वर्जन था हमदर्द, उसमें उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा और इसको रिलेट किया पाकिस्तान मूवमेंट से। इसमें हिजरत का एक कंसेप्ट हुआ कि मुसलमान इंडिया से गए, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान गए, लेकिन वहाँ से वो वापस आए। तो बेसिकली ये एक बहुत पुअर पॉलिटिकल मूव था 20th सेंचुरी के हिसाब से। उसके बाद जो मुसलमान जब वहाँ नहीं एंटर हुए तो फिर वो वापस आए, और जो माइग्रेंट्स थे वो अपना घर बार बेच के, चीज़ें बेच के गए थे, तो उनके जो हालात थे और ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन के हमारे जो बहुत फेमस लीडर जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल हैं, इन्होंने भी खुद को खिलाफत मूवमेंट से डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि इनको ये लगता था कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है बेसिकली उसका जो पहला मकसद है वो यही होना चाहिए कि वो फॉरेन अफेयर्स से, कंट्रीज के फॉरेन अफेयर्स से दूर रहे और इंडियन अफेयर्स पे फोकस करे। और इसी वजह से आप देखें कि इसमें जो मेन लीडर्स थे वो वही थे जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, जिनकी जो प्रेफरेंस थी वो रिलीजियस ज़्यादा थी। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद देखें कि इंडिया और पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, लेकिन वो इस जो मूवमेंट है इसमें आगे आगे थे, क्योंकि वो उनके जो आप कह सकते हैं कि जो उनके प्रायोरिटीज थी उसमें ज़्यादा रिलीजियस प्रायोरिटीज। तो फिर खिलाफत मूवमेंट से मुसलमानों को ये लेसन मिला कि हमारे पास एक यूनिटी ऑफ पर्पस हो सकती है मुसलमानों में, और वो क्या है, इस्लाम। उनकी रिलीजियस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा जाग गई, उन्हें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी मिली कि रिलीजियसली वी आर यूनाइटेड, ठीक है, ये हमारे लोग हैं और ये हमारे लोग नहीं हैं। इसी तरह पॉलिटिशियंस को भी पता चल गया कि जो रिलीजन है उसको फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिलीजन से भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। So this is all for today. See you soon in our next video. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.